अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, विफाकी बजट को लेकर कौमी असम्बली में पिछले 3 रोज से बहस का सिलसिला जारी है, मगर आज विफाकी बजट पर जारी रहने वाला ये इजलास सियासी इल्जाम तराशियों, शोर शराबे और नारेबाजी की नजर हो गया, क्योंकि आज के इजलास में बजट पर ज्यादा बहस होने के बजाय विफाकी हुकूमत और अपोजिशन नए फौजी ऑपरेशन के ऐलान और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ करारदाद समेत दीगर सियासी इशूज पर आमने सामने खड़े नजर आए। अहम बात यह है कि विफाकी हुकूमत ने कल नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी थी, जिस पर अपोजिशन जमातों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए नए फौजी ऑपरेशन के ऐलान को मुस्तरद किया गया। एपेक्स कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों सूबों समेत तमाम फरीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की कौमी मुहिम को असर नौ मुतहरिक करने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए अहम साबित होगा। सिफारती काविशों से दहशतगर्द तंजीमों की बेखुनी करेंगे। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है, किसी को रियासत की रेट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है, मगर अभी तक इस बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं कि यह ऑपरेशन कब और कहाँ शुरू होगा, इसका असल हदफ कौन होगा। ताहम अपोजिशन ने नए फौजी ऑपरेशन के हुकूमती ऐलान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने नए ऑपरेशन की मंजूरी से पहले भी कौमी असम्बली से खिताब में नए फौजी ऑपरेशन की सख्ती से मुखालिफत करने का ऐलान किया था, और अब जब हुकूमत की जानिब से फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी जा चुकी है तो PTI ने इसे मुस्तरद कर दिया है। PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कौमी असम्बली के अंदर और बाहर गुफ्तगू में यह मौक़िफ़ अपनाया कि PTI किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करती। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बाला नहीं है, फौजी ऑपरेशन की पार्लियामान से मंजूरी ली जाए। एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठा रहता है, अपनी दुखड़े सुनाता रहता है, और जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जाता। ऑपरेशन बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं? PTI रहनुमा नए फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि आज इसी को लेकर PTI की जानिब से ऐवान से कुछ वक्त के लिए वॉकआउट भी किया गया, और फिर जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में बात करना शुरू की तो उन्हें अपोजिशन के शदीद नारों का सामना करना पड़ा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे लगाए गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अरकान ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। अब अहम बात यह है कि हुकूमत ने एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, मगर इस मंजूरी के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि नए ऑपरेशन का मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा, जबकि विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने ऑपरेशन की मुखालिफत पर अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि तालिबान को वापस लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं ताकि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ना हो। जो कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी ने उसको लेके कबीना में जा रहे हैं, उसको कबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। अगर इनका कोई एतराज है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदाम उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। ये तालिबान के हक में नारे लग रहे हैं, इसी हाउस में से लग रहे हैं। और लगाओ, ये तालिबान के हक में इस हाउस में पहली बार नारे लगे हैं कि ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो, और अज़्म इस्तेहकाम एक पूरी कैंपेन का नाम है।
फौजी ऑपरेशन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में तकरार के अलावा आज कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हुकूमत की जानिब से करारदाद लाने पर भी अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने खड़े नजर आए। इजलास के आगाज़ पर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद ऐवान में पेश की, जिसमें मुतालिबा किया गया कि अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को सज़ा दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, मगर वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने इस बारे में तकरीर शुरू की तो अपोजिशन रहनुमाओं ने एहतजाज शुरू कर दिया। शोर शराबे के दरमियान अपनी बात जारी रखते हुए वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई अक़लियत महफूज नहीं है। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हमले बाइसे शर्मिंदगी हैं, इस पर सबका इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं कि इस मुल्क में अक़लियतें महफूज हो सके। उनका इस मुल्क में रहने का उतना ही हक है जितना मुसलमानों का हक है। कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। जब इस मौजू पे पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला गूंज रहे हैं, उस आवाज का गला गूंज रहे हैं ताकि इस मौजू के ऊपर बात ना हो सके। ये अपने जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। पीटीआई की जानिब से इस करारदाद की मुखालिफत पर बैरिस्टर गौहर ने अनोखी मंतक देते हुए कहा कि करारदाद में कहा गया है कि मुश्तइल हुजूम के हाथों लोगों को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, तो मैंने कहा कि इसमें यह भी डालें कि इदारे भी हम पर तशद्दुद ना करें। एक बंदे के तशद्दुद पर करारदाद पास हो रही है तो हम पर भी तो रोज़ तशद्दुद होता है। बहरहाल अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद कौमी असम्बली से यह करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। एक तरफ तो अपोजिशन कौमी असम्बली में हर मामले पर हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई ने ऐवान के बाहर भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोशिशें तेज कर रखी हैं। पीटीआई की मुसलसल ये कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाए, जबकि इस हवाले से पीटीआई की सीनियर रहनुमा असद कैसर की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात हुई, जिसमें दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद के मामले पर गौर हुआ और दोनों रहनुमाओं ने सियासी कमेटी की तश्कील का फैसला किया है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने यह भी वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। इसके अलावा 2 रोज़ पहले पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने यह भी दावा किया है कि जून के बाद बानी पीटीआई एहतजाजी तहरीक की कॉल देंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असद कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान से पहले भी जो आपने खिताब किया था, इजहार ख्याल किया था, आपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज जब वो ऐलान हुआ है कल, तो उसके बाद पीटीआई की जानिब से भरपूर तरीके से मुखालिफत की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर आपको क्या लगता है, मुखालिफत की वजूहात क्या हैं आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम तो ऑपरेशनों की बहुत डसी हुई हैं। आपको पता है कि स्वात में ऑपरेशन हुआ, वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, तो सबसे पहले इसका जायजा लेना चाहिए कि क्या वो ऑपरेशन कामयाब हुए और उसकी कितनी जो है ना वो मौसर हुए हैं और उसकी वजह से क्या नुकसान हुए हैं। यानी हमारे तो पूरी की पूरी आबादी जो है ना वो नकल मकानी पे मजबूर हो जाती है और उसकी वजह से हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी भी खत्म होती है और साथ साथ जो है ना उस कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। यानी इस बजट में चाहिए था कि अभी भी जो है ना उस फाटा के ऊपर टैक्स भी लगाए गए हैं और जो हमने कोई इस तरह बात नहीं किया। हमने कहा कि आप अगर कोई समझते कोई काम आपने करना है, हमें बताए। पार्लियामेंट जो है ना इस वक्त मतलब चल रहा है, इजलास चल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर रोजाना आते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामेंट के सामने बात रखे कि क्या है, ताकि पार्लियामेंट जो है एक कलेक्टिव विजडम दिखाती है। फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम जो लीडरशिप उधर है। असद कैसर साहब, अता तारड़ साहब कह चुके हैं कि अब ये मामला आएगा पार्लियामेंट में। हाँ, ये तो हमने उसको कम्युनिकेट किया। पहले तो स्पीकर साहब ने हमें मौका ही नहीं दे रहे थे। हमारा मुतालिबा तो यही था कि आप पार्लियामेंट में लेके आओ और फिर हम देखेंगे कि आपका प्लानिंग क्या है। हम रिएक्शन तब देंगे, हमें तो अभी इसकी क्लियरिटी नहीं है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम ऑपरेशन को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो स्वात तर्ज पे ऑपरेशन या वजीरिस्तान तर्ज पे ऑपरेशन वो काबिल कबूल नहीं है। तो आपका ये कहना है कि ये जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ तो उससे पहले आप लोगों को एतमाद में, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऐलान किया जाना चाहिए था? बिल्कुल, पार्लियामेंट है, इसलिए पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौम को पॉलिसी दे। पार्लियामेंट जो है ना वो पॉलिसी साज इदारा है। आप लेके आए, हकायक लेके आए, समझाए लीडरशिप को, मुंतखब नुमाइंदों को। हमें तो काफी कंसर्न है इस पार्लियामेंट पे भी, लेकिन फिर भी जो भी पार्लियामेंट है रहा था
फिर भी आप उसको उसमें लेके आए, तजावीज लेके आए। अभी हमें कोई पता नहीं कि ये ऑपरेशन का क्या मॉडल बना रहे हैं। कैसर साहब, ये भी हम आपसे जानते हैं, लेकिन एपिक्स कमेटी के इजलास में तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, अली अमीन गंडापुर वहां पर थे, यकीनन वहां पर बात हुई होगी। बिल्कुल, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है, उसने कहा कि हमारे कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। वहाँ जो है ना रूटीन में तो ये डिस्कशन होती है, जहाँ जब मसाइल होते हैं तो उस पर बात भी होती है और उसके लिए लायबल भी तय हो जाता है। लेकिन एक फुल फ्लेज ऑपरेशन के हवाले से उसने लायल भी जाहिर की। कल हमारी मीटिंग है चीफ मिनिस्टर का, कल 5 बजे। देखिए, मैंने कल, लेकिन असद कैसर साहब, माजरत, आप ये कह रहे हैं कि एपिक्स कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने आपको कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई ऑपरेशन से लेकर? जो शहबाज शरीफ ने बात की, इस किस्म की उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि रूटीन में डिस्कशन होती है और ये जो हमारी कंटिन्यूटी एपिक्स कमेटी तो बहुत पहले से बना हुआ है, इसमें डिस्कशन होती है और इसमें डिस्कशन आया, जहाँ जहाँ मसाइल है वो डिस्कस हुए और उसके लिए तरीकेकार पे बात हुई। लेकिन कोई उन्होंने कहा कि कोई डिसीजन नहीं है कि हम कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन का कोई प्लान कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं, हमें डाउट अभी भी क्लियरिटी नहीं है हमें कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर जो भी कर रहे हैं, जो भी इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी पार्लियामेंट में बनती है। आप पॉलिसी आप लेके आए ताकि पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर डिबेट हो तमाम। तो असद कैसर साहब, आप तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये मामला पहले आना चाहिए था, एतमाद में लेना चाहिए था पार्लियामान को, लेकिन आपके मुताबिक और अली अमीन गंडापुर की जो आपसे गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि एपिक्स कमेटी के शुरका को भी एतमाद में नहीं लिया गया। नहीं, मैं चूंकि मुझे अली अमीन साहब ने जो बात कही है, उन्होंने इतनी मतलब सेंसिटिविटी से बात नहीं की कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे कोई डिसीजन हुआ है। अभी तो डिसीजन का मैंने इसके साथ टेलीफोन पे बात की, फिर मैंने कहा कि मैं आपको मिल लूंगा। तो कल हमने टाइम दिया है, तमाम एमएनएस की मीटिंग है अली अमीन से, तो वो हम उससे जानना चाहेंगे कि वो क्या डिसीजन है। लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने यही कहा है कि एपिक्स कमेटी के इजलास में इसको पर्टिकुलरली लेके बात नहीं हुई, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ये रूटीन मीटिंग थी और रूटीन मीटिंग में जो है ना, जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग पहले से होती थी, इस तरह हमारी मीटिंग थी। लेकिन स्पेसिफिक इस पे जो बात हुई है कोई मतलब है कि उसने कहा कि वो रूटीन डिस्कशन उस पर हुई है। तो मैं उसके बारे में भी ज्यादा क्लियरिटी इसलिए नहीं कह सकता कि टेलीफोन पे हमारी ज्यादा बात नहीं हो सके। तो फिर मैंने कहा कि हम मिलते हैं ताकि आप हम बताएं कि एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है और क्या है। पार्टी की तो पॉलिसी क्लियर है जो मैंने बताई है, क्या वो उस पर किसी भी सूरत। हाँ, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जब भी कोई डिसीजन हो, करेक्टिव डिसीजन होनी चाहिए, तमाम कौम का ऐसी पॉलिसी हो कि वो तमाम कौमी मफाद में हो और कौमी फैसला हो और पार्लियामेंट वाहिद जगह है जहाँ डिसीजन हो सकती है। मैंने तो उनको यहाँ तक कहा कि जो हमारी पश्तून कम्युनिटी की जो यहाँ लीडरशिप है, खासकर जो इवन की ANP भी हो गया, आफ्ताब खान भी हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब हो गया, और भी जो हमारी पोलिटिकल लीडरशिप यहाँ, उनकी मुशावरत भी इसमें जरूरी है ताकि कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो। किसी भी सूरत में हम बदमनी नहीं चाहते, हम इस इलाके में अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, हम चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप असद कैसर साहब, लेकिन अगर चीनी वज़रा की, चीनी वजीर का बयान देखा जाए, चीन की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो यकीनन फिर कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा ना, कार्रवाई करनी पड़ेगी, चीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा। बिल्कुल, चीन की तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल जरूर एड्रेस करना चाहिए, उनको पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए और उनकी जो कंसर्न है वो एड्रेस होना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का काम है कि वो बताए कि किस तरह करना है कोई चीज। अगर पार्लियामेंट को आप उस पर ना ले, फिर पार्लियामेंट का मकसद क्या है? पार्लियामेंट तो है पॉलिसी साज इदारा, पार्लियामेंट की पॉलिसी बनती है। आप रह क्या है ताकि हम बताएं कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे अमन की बहाली हो सकती है, कैसे चाइना की कंसर्न है इसको एड्रेस किया जा सकता है। हम कतन इस तरह नहीं चाहते कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम, हम चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है असद कैसर साहब, इस ऑपरेशन के मकासद क्या हैं, क्या क्या अहदाफ हैं, क्योंकि अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर। यही तो बात है, हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। हमें तो कैटेगरी में मुझे भी इतनी नॉलेज है जितनी आपको है, मुझे तो अभी पता नहीं है कि इसका प्लानिंग क्या है, क्या चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं पीटीआई की जानिब से शदीद मुखालिफत की ये भी वजह हो सकती है कि आपको ये लगता है कि आपको खदशात हैं कि आप लोगों की तरफ मामला ना आ जाए? क्या मतलब? देखिए, हमारी तरफ से कैसे आ सकता है? हम सूबे में हुकूमत है और सूबे में हुकूमत में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो हम चाहते हैं कि इस चीज पे जितना मुमकिन डिबेट हो, डिस्कशन हो, कंसर्न हो, जिसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करे
कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक जो है ना खास पॉइंट सेट से फैसले ना करे। जिस तरह इस अफगानिस्तान को डील किया जा रहा है, जिस तरह इलाके को डील किया जा रहा है, 50 साल से जो है एक प्रैक्टिस हो रही है और उस प्रैक्टिस की कोई कामयाबी नहीं हुई। चाहिए तो ये कि 50 साल जो जंग हुई उसके बाद ऑपरेशन हुए, आज कोई दहशतगर्दी न होती। आपने फेंसिंग करवाई ना, फेंसिंग की कितनी आपने उसके रिजल्ट दिखाए। मैं देखो इस वक्त हमें चूंकि पता नहीं है कि इनकी प्लानिंग क्या है, तो मैं इस पर कोई कंक्रीट डिसीजन या ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी हो वो पार्लियामेंट डिसाइड करे। पार्लियामेंट डिसाइड करे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान से आपकी मुलाकात कैसी रही? मना लिया आपने मौलाना को? देखो उसके साथ मेरी बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, राबिता है। कल बहुत डिस्कशन हुई है, हमारी बात आपस में तय हुई है कि ये जो इश्यूज हैं, जो ये ऑपरेशन द्वारा अफगानिस्तान के हवाले से और चीजें, इस पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ को हम आगे मुश्तरका तौर पर बढ़ाएंगे और कोशिश करते हैं कि जो हमारे आपस में कमेटियां हैं, हमने अपने नाम दिए हैं, वो अपने नाम दे देंगे। तो जो हमारे आपस में कोई कंसर्न्स है या मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात है उसको तो हम एक्सपेक्ट करें कि जुलाई में वो जो इत्तेहाद का जिक्र रऊफ हसन साहब ने किया है, वो मौलाना फजलुर रहमान का और PTI का एक मुश्तरका इत्तेहाद होगा और वो तहरीक होगी? देखिए उसमें तो निटी-ग्रिटी डिस्कशन, क्योंकि उसमें हमारे और भी अलाइज है, हमने और भी अलाइज को साथ रखना है, तो मैं इस पर कोई तो नहीं कह सकता। लेकिन हामिद मीर साहब जो सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हैं, उनकी खबर के मुताबिक उनके ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना साहब अभी मुज़ाकरात के मराहिल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात आपके चल रहे हैं हुकूमत के साथ और PTI के और हुकूमत के दरमियान, और कहीं ना कहीं मौलाना साहब अभी वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि क्या नतीजा बनता है, फिर वो अलायंस बनाए। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली कहता हूँ कि हमारी हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं। ये एक पॉलिसी के हवाले से हमारे अंदर एक डिस्कशन हुई थी और उस पर जो है ना कैटेगरिकली खान साहब ने उस मीडिया भी बताया कि देखिए एक तो पार्टी की पॉलिसी है, वो पार्टी पॉलिसी कैटेगरिकली है कि हम हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाहते, जबकि दूसरी अलायंस की पॉलिसी है तो उसने कहा अलायंस चूंकि उसमें दूसरी पार्टी भी है तो हमने दूसरी पार्टी की ओपिनियन का भी एहतराम करना है। तो हम चकदी साहब चूंकि उसको हेड करते हैं तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि आप ये करो ना करो। अगर वो अपना इनिशिएटिव लेते हैं तो अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई मुज़ाकरात को लेकर? महमूद खान अचकज़ई से आपकी बात नहीं हुई कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, या उन्होंने अभी तक क्या पेशरफ्त की है मुज़ाकरात को लेकर? नहीं, वो असल में ईद के लिए गए हैं, कल आ जाएंगे और कल हमारी इंशाअल्लाह ताला उसके साथ मशावरत होगी। तो एक दो दिन में जो है ना हम ये चीजें फाइनलाइज करेंगे। बुध तक इंशाल्लाह वो पूरी हम आपस में वो भी ले लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, या हम एक जो हमारे एलाइज है अख्तर बेंगल साहब भी आ जाएंगे और अल्लामा साहब भी है, या जो है ना अच्छा असद कैसर साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में मुज़ाकरात को लेकर ये बात की थी, जब उनसे ये सवाल रखा गया कि आप लोगों की जानिब से ये शराइत सामने आती हैं कि पहले असीरान की रिहाई की जाए, बानी PTI की रिहाई की जाए, तब आगे बात बढ़ेगी। वो कहते हैं कि बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ फिर बात हो। आप एग्री करते हैं कि शराइत से हट के बैठा जाए और मुज़ाकरात किए जाए? देखिए तो मैंने कहा कि हमारे एजेंडे पे है नहीं, ये अलायंस के एजेंडे पे होगा। फिर अलायंस जो आपस में बेहतर समझेगा और जिस तरह वो चाहेगी या नहीं चाहेगी, जो भी वो बेहतर बना समझती है उसके मुताबिक कोई बात होगी। मैं इस पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, एक और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात की भी बहुत खबरें आ रही हैं। आप सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब, शहरियार आफरीदी और शेर अफजल मरवत, ये तमाम तर लोग कभी ना कभी इस्तीफ़ों की बात भी कर रहे हैं। आज भी कौमी असम्बली के इजलास में जब ये बात हुई है, तो क्या अंदरूनी इख्तलाफात वाकई हैं या एक घर और फैमिली का मामला है जो आपस में हल होने वाला है? देखिए हमारी एक फैमिली है, पार्टी के अंदर जो है ना थोड़े बहुत इख्तलाफात होते रहे, पार्टी में होती है, परेशानी की कोई बात नहीं है, तमाम मामलात। और अच्छा हुआ कि आज ख्वाजा आज़म ने बात की और शहर अफरीदी ने रिबटल दिया और उसने वो कैटेगरी की वजाहत कर दी कि हमारे घर के मामलात है और हम किसी भी सूरत पे न पार्टी के पीछे होंगे न इमरान खान से पीछे होंगे। तो आज तो ख्वाजा साहब को मुंह की दिखानी पड़ी। आपको पता है कि किस तरह उसने जो झूठ बोला उसको जो है ना शहर अफरीदी ने बेनकाब कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। साथ में
वेलकम बैक। मुल्क के बेशतर शहरों में जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, वैसे ही मुल्क के सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा होता जा रहा है। 2 रोज पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन और वजीर लियो जियानचाओ ने CPEC के दूसरे फेज पर अमल दरामद और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जहां सिक्योरिटी खतरात के खात्मे पर जोर दिया था, वहीं पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए दाखिली सियासी इस्तेहकाम को भी नागुज़ीर करार दिया था। लेकिन चीनी हुकूमत की इन गुजारिशात के बावजूद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट और पंजाब में तैनातियों को लेकर रूठने और मनाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं हुकूमत को कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात का भी सामना है। जबकि इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम समेत अपोजिशन इत्तेहाद सड़कों पर आने के लिए भी परतोल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई के लिए पहले ही सरापा एहतजाज है और बानी की रिहाई के लिए हुकूमत और इदारों पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही है, जबकि बजट और फौजी ऑपरेशन पर भी PTI हुकूमत के सामने आकर खड़ी हो गई है। जिसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या PTI अपने ऑपोजिशन इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इस हवाले से आज भी PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और ऑपोजिशन PTI के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन जिस तरह ख़बरें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट भी ख़त्म कर दिया है, इख्तिलाफ़ात भी ख़त्म हो गए हैं और हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए, तो ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद के मौसम के साथ साथ हुकूमत के लिए सियासी मौसम कुछ बेहतर हो गया है। ऑल इज़ वेल। देखें, पीपल्स पार्टी के जो ज़्यादा शिकवे शिकायत थे वो बजट पे कम थे और पंजाब में ज़्यादा थे। अब इसमें मैं इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि पंजाब की जो हुकूमत है उससे सिर्फ पीपल्स पार्टी की शिकवे शिकायत नहीं है, बल्कि जो मुस्लिम लीग नून के बहुत से MNAs हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उनको भी अपनी ही पंजाब में हुकूमत से बहुत से शिकवे शिकायतें हैं। तो अब बज़ाहिर पीपल्स पार्टी जो है उसने तो इनको कह दिया जी कि आप हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें और हम बजट को पास करवा देंगे। लेकिन 2-3 मामलात हैं कि जिस तरीके से कौमी असम्बली में आज भी हंगामा हुआ है, जो कल गुजर गया कल भी हंगामा हुआ, तो ये जो हाउस है ये अगर इन ऑर्डर नहीं होगा तो इसमें मामलात किस तरह चलेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने आज भी जो पीपल्स पार्टी के कुछ जो MNAs ने तकरीरें की हैं तो उसमें उन्होंने मलफूफ अंदाज में शिकवे शिकायतें की हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी भी हो गई है तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी सफ़ों में जो बेचैनी है और डिससेटिस्फेक्शन है उसको भी दूर करे। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि अभी 2-3 दिन पहले ही CPEC के मसले पे हुकूमत जो है वो PTI को उसने ऑन बोर्ड किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि CPEC के मसले पे मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI सब जमातें एक पेज पे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से ये दोबारा आपस में लड़ रहे हैं और आज आप देखेंगे वज़ीर दफ़ा साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके शोर गुल पर ये कहा तकरीर में कि जी ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये नामुनासिब सूरत हाल है और अगर इस तरीके से हाउस में गड़बड़ जारी रही तो इसका जमहूरियत को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। आज होने वाले शोर शराबे पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आप बात करें इस तरह हम समझें कि तरक्याती फ़ंड्स और पंजाब में इंतज़ामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी, ये ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए इन एनी केस विन विन सिचुएशन है, हुकूमत के लिए नहीं? नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद मुलाकात की है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी का जो मसला है वो पंजाब की हुकूमत है और सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, मुस्लिम लीग नून के MNAs का भी मसला है। मुस्लिम लीग नून के MNAs जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने ये शहबाज शरीफ साहब को भी शिकायत की है कि पंजाब के जो आला पुलिस अफसरान हैं, DC हैं, बल्कि AC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनको ये हदायत दी गई हैं कि आपने किसी MNA MPA का काम नहीं करना और अगर कोई आपको सिफारिश करता है तो पहले हमसे पूछें और फिर आप उनका काम करेंगे।
तो बल्कि कल जो MNAs का एक ग्रुप है, मुस्लिम लीग नून के MNAs का ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर को मिला, शहबाज शरीफ साहब को, उसने कहा जी कि पंजाब में हमारी पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में हुकूमत चलाई जा रही है तो उससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो ठीक है, पीपल्स पार्टी तो वोट दे देगी बजट में, वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन के लिए तैयार है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी तो चाहिए ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन करे। तो आप देखते जाएं आने वाले दिनों में अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के मामलात को बेहतर बनाने में कामयाब हो गए तो उसमें नून का भी भला है और पीपल्स पार्टी का भी भला है। लेकिन अगर नून के अपने MNAs की शिकायत दूर ना हुई तो फिर आप देखेंगे कि फिर तो जूतों में दाल बटेगी। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं आज जो कौमी असम्बली के इजलास में हुआ, शोर शराबा हुआ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपको क्या लगता है इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर जो चीन की जानिब से बयानात आए, बल्कि सियासी इस्तेहकाम को लेकर आप इससे जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बुनियादी तौर पर मकासद और वजूहात क्या लग रहे हैं इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के? देखिए, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की अभी तक डिटेल्स तो हमारे साथ किसी ने भी शेयर नहीं की, लेकिन हमने भी जो हुकूमत के नुमाइंदों से सुना है और उन्होंने भी सुनी सुनाई बात बताई है, वो भी कह रहे हैं जी हमने भी सिर्फ सुना ही है, उनको भी कहीं से कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई अभी तक। तो वो यही है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले बढ़ गए हैं, और जब से ये हमले बढ़े हैं हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जो जवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई एक मरबूत किस्म का फ़ौजी ऑपरेशन जो है उसकी ज़रूरत है। अब अगर आपको याद हो तो आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो कौमी असम्बली में एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब 2003-2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जब फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुए थे तो आप याद करें कि उस वक्त इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अकेले MNA थे कौमी असम्बली में, और ये मुस्लिम लीग नून के यही MNAs जो आज तहरीक इंसाफ पे मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान के साथ मिलकर उन फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते थे। उस वक्त काफ लीग वाले जो हैं वो हुकूमत में थे और वो डिफेंड करते थे, वो वही आर्गूमेंट्स देते थे फौजी ऑपरेशन के हक़ में जो कि आज ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे थे। लेकिन उस ज़माने में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ये फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत में यक ज़ुबान हो गए, कहते थे कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। तो फ़ौजी ऑपरेशन जो है ये आप 2003 से 2004 से देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो दोबारा अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक ऑपरेशन की हम बात सुन रहे हैं, तो आज सुबह ही तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात की और उसमें इस ऑपरेशन के बारे में काफ़ी उनकी बातचीत हुई है, और उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले पर हम एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अब इसमें जो महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई गई है उसका भी यही मौक़िफ़ है कि हमें अफ़गानिस्तान की में जो तालिबान की हुकूमत है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है और फ़ौजी ऑपरेशन जो है उससे गुरेज करना चाहिए। तो ये एक ऐसा मामला है कि इसमें अब जो ऑपरेशन है इसका मरकज़ तो खैबर पख्तूनख्वा होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत है वहाँ पे वो जमीयत उलमा इस्लाम है। तो ये दो बड़ी ताकतें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की वो ऑपरेशन में ऑन बोर्ड नज़र नहीं आ रही, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में बराए नाम है, उनकी तो मौजूदगी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, सीटें भी उनके पास बहुत कम है। KPK की असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी जो KPK से उनकी नुमाइंदगी है वो बहुत कम है, बराए नाम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को अगर कामयाब बनाना है तो तहरीक इंसाफ और JUI को साथ लेके चलना होगा, और इनको साथ लिए बगैर अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो ये ऑपरेशन के वही रिजल्ट आएंगे जो 2003 या 2004 में आए, 2007 में आए, 2013 में आए। वहाँ पे कई ऑपरेशन हो चुके हैं, हर ऑपरेशन के बाद यही कहा जाता है हमने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी, लेकिन वो कमर हमें अभी तक टूटी हुई नज़र तो नहीं आ रही।
तो मीर साहब, जो आप बात भी करें कि मौलाना साहब और असद कैसर की भी आज मुलाकात हुई है और ये दो बड़ी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा, इनको एतमाद में लेना होगा। इससे पहले हमने देखा शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब की। तो मौलाना को मनाने में कौन सी जमात कामयाब होगी? क्या PTI के साथ वो मिलकर पर्टिकुलरली ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर वो PTI के साथ हो जाएंगे, या आपको क्या लगता है मौलाना साहब की क्या सियासी हिकमत अमली होगी? देखिए, मौलाना साहब का जो मसला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मौलाना साहब जो हैं वो चाहते हैं कि एक इस हुकूमत की भरपूर अपोजिशन की जाए। वो नवाज शरीफ साहब को ये कह चुके हैं कि आप हुकूमत छोड़ दें और मेरे साथ आएँ और नए इंतखाबात का मुतालबा करें। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाल के अपोजिशन में लाना चाहते हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब तैयार नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का भी उनके साथ बार बार राब्ता हो रहा है और तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर एक बड़ा अपोजिशन अलायंस बनाया जाए। अब इसमें जो चीज़ अभी तक मौलाना साहब खुलकर बात नहीं कर रहे मीडिया में, लेकिन उन्होंने ये बात तरीके से कन्वे किया है तहरीक इंसाफ को, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मौलाना साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो मीडिया में ये कहती है कि हमने नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि मुज़ाकरात उनसे करने हैं जिनके पास इख्तियार है। तो मौलाना साहब का ख्याल है कि ये इन्होंने मुज़ाकरात करने नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी मुख्तलिफ लेवल्स पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो मुज़ाकरात जो हैं वो उसकी काफ़ी उसके मराहिल जो हैं वो तय भी हुए हैं। अब उसमें मौलाना साहब कहते हैं कि हम ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं कि पहले आप अपने मुज़ाकरात कर लें, आपके जब मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे फिर आप हमारे साथ मिलकर अपोजिशन कर लीजिएगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है मौलाना साहब को कि अब जो तहरीक इंसाफ है उसके जो उनके ख्याल में मुज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाब नहीं हुए। तो अब मौलाना साहब ने करीब आना शुरू किया। उसकी शायद एक वजह यह भी है कि एक नए फौजी ऑपरेशन की बात भी सुनी जा रही है। तो इस लिहाज से जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मौलाना साहब को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है कि वाकई हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। लेकिन मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनको मिलने एक से ज़्यादा मरतबा जा चुके हैं, उनको नाम लेके बताया कि आपकी पार्टी का फ़लाँ आदमी जो है उसने दूसरी साइड पर फ़लाँ आदमी के साथ फ़लाँ जगह पे मुज़ाकरात किए हैं और उन मुज़ाकरात में इन अमूर पे गुफ्तगू हुई है। और जब वो पूछते हैं कि मौलाना साहब आपको कैसे पता चला, तो वो कहते हैं जी वही लोग हमसे भी मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन आप कर रहे हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जब दूर हो जाएगी तो फिर मौलाना साहब का और तहरीक इंसाफ का एक अलायंस जो है वो खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। तो मीर साहब, जो आप भी बात कर रहे हैं मुज़ाकरात का, ये मराहिल तय भी हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है रियासत की जानिब से PTI को लेकर कुछ लचक दिखाई जाएगी मुस्तकबिल करीब में? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो एक अहम सूबे की हुकूमत चला रही है, तो ये रियासती इदारों की एक इंतज़ामी मजबूरी है कि उसके साथ बातचीत की जाए। और जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, उनको पेशावर की सतह पर भी एंगेज किया जाता है, उनको रावलपिंडी की सतह पर भी एंगेज किया जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है उसको आपको बहुत से मामलात में साथ लेके चलना पड़ता है। सही। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मुतालबात की फहरिस्त उनके सामने रखी थी वो पूरे नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज़ में तो उसकी हुकूमत है ना, तो मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि ये नहीं पॉसिबल कि हमें बाईपास करके तो तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ रियासती इदारों के साथ मुज़ाकरात करे। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उनमें हमें भी शामिल करना पड़ेगा। इस पे तहरीक इंसाफ तैयार नज़र नहीं आती। लिहाजा लगता यही है कि अल्टीमेटली पुश किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को और मौलाना फजल रहमान को कि वो दोनों मिलकर कोई अपनी नई दुकान सजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक। विफाकी बजट में तजावीज़, तरक्याती प्रोग्राम्स और पंजाब में तैनातियों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर हुकूमत मुसलसल पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस हवाले से पिछले 3 रोज़ से पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के मुज़ाकरात भी जारी हैं, जिसके बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। पीपल्स पार्टी के सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। कल विफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने भी हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर होने का दावा किया, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की विफाकी बजट पर तनकीद जारी है। आज कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी रखते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को मुखातिब करते हुए कहा कि यह बजट बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लेकर नहीं बनाया गया। वज़ीर ख़जाना ये तस्दीक कर लें जबकि सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी और पहली बार कौमी असम्बली में मुंतखब होने वाली आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी अपने खिताब में विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। We all as citizens of this fine country had hopes and aspirations for this budget. We envisioned a budget, Mr. Speaker, that had at its core the needs of the people of Pakistan. A budget prioritizing the welfare of our farmers, our labourers, our working class. A budget that did not seek to benefit large corporations at the expense of the most vulnerable in our society. A budget that did not wish to make the rich richer and the poor poorer. The budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? आसिफा भुट्टो जरदारी भी बजट को मुस्तरद कर रही हैं और पीपल्स पार्टी की ये तनकीद इसके बाद भी जारी है कि जब ये खबरें सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात ख़त्म हो गए और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के मुतालिबात के आगे घुटने टेक दिए हैं। रोज़नामा दी न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की खबर के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ज़िले इंतज़ामिया और लॉ अफसरान की तकर्रुरियों, मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ में नुमाइंदगी, बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद और अरकान पार्लियामेंट के मुसावी तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम से मुतल्लिक मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है और पीपल्स पार्टी के मुसलसल एतराज़ात पर नून लीग क्या सोचती है, बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब से। जावेद लतीफ़ साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बुनियादी सवाल यही कि हुकूमत क्या इस वक्त मुश्किल में है? जिस तरह हमने देखा कि इत्तेहादी जमातें जी पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात सामने रख रही है, फिर अपोजिशन में PTI टफ टाइम दे रही है, तो आपको लगता है हुकूमत इस वक्त मुश्किल में? नहीं मुबशर हाशमी साहब, हुकूमत वो मुश्किल में होती है जो खुद से इत्तेहाद बना के या अक्सरीती जमात हो उसने हुकूमत बनाई हो, इत्तेहादियों को मनाना या राज़ी करना, मुख्तलिफ इशूज़ देखना, एड्रेस करना, ये तो एक अरेंजमेंट की हुकूमत थी। और एक अरेंजमेंट में हम तो किसी सूरत भी उस वक्त में नहीं चाहते थे कि हम हुकूमत बनाएं या स्टीयरिंग पे बैठें। उसकी वजह ये थी कि हमें एक सादा अक्सरियत भी ना मिलने दी गई और जिस तरह का अरेंजमेंट फिर हुआ उसके नतीजे में फिर हुकूमत जो बनी तो सब ने इनकार किया और जिस जज्बे से शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश किया उसके बाद तो कोई जवाज़ नहीं है कि हम मुश्किल में हैं। और सबके इल्म में था कि कौमी ख़जाने की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कैसी अगले दिनों में आएगी या आज क्या सूरत हाल है। तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई इत्तेहादी जो है वो इस अरेंजमेंट को छोड़ के जाएगा और जिस जज्बे से सारे इस अरेंजमेंट में शामिल हुए हैं मेरा नहीं ख्याल कि कोई उससे अलग हो सकेगा। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब, हमने देखा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं, तरक्याती फ़ंड्स और पंजाब में इंतज़ामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी, ये भी बताया गया है। हमेशा से बजट से पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से पर्टिकुलरली एतराज़ क्यों सामने आ जाता है? पिछली दफ़ा हमने देखा सैलाब फंड में भी ऐसे ही हुआ, इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, जब सब कुछ सामने आ गया उसके बाद मीडिया पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आज पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी और शाजिया मरी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए हैं, तो इसकी क्या वजह लगती है? पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसे वक्त पे क्यों साथ छोड़ने के इम्कानात जाहिर करती है मीडिया पर? मैं शायद इस पे तो बात करना मुनासिब इसलिए नहीं समझता क्योंकि एक इत्तेहादी जमात है, मगर ये मैं ज़रूर मुबशर हाशमी साहब आपको कहूँगा कि जो 18 माह की हुकूमत थी, जो एक PDM पार्ट 1 कहा जाता है जिसको, और उस अरेंजमेंट में एक माहौल ऐसा बनाया गया था कि अदम एतमाद लाई जाए, वरना हम तो
पहले दिन से अदम एतमाद करने के भी हक में नहीं थे। हम उसको टर्म पूरी करने देना चाहते थे, मगर RTS बैठा के जिस हुकूमत को बनाया गया, जिसने 4 साल हुकूमत जिस जमात ने की, और आज कहा जाता है फॉर्म 47 की हुकूमत है और उसको 4 माह भी पूरे नहीं करने दिए जाते। बट ठीक है, ना करने दिए जाएं 4 माह या वो 4 साल जो है वो कमीशन बनाएं भाई। कमीशन का आज बड़ा चर्चा है, आजकल लोग बातें करते हैं कि जी कमीशन बने, बनाए भाई कमीशन। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं अदम एतमाद के आप हक में नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा, आपके पुराने दोस्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो बयान सामने आया है वो तो कुछ और ही है कि कमर जावेद बाजवा साहब की नवाज शरीफ से भी राब्ता हुआ था। फिर उस बयान पर आपका क्या रहता है? मुबशर, बात यह है कि वो माहौल बनाया गया था और माहौल बनाने वाली वो कुव्वतें थीं जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, जो सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती, जो माशी इनकलाब इस्तेहकाम नहीं चाहती, जो इस खित्ते में इस्तेहकाम नहीं चाहती, वो अमन के हवाले से हो या तरक्की के हवाले से हो, वो सारे मिले और जिस बंदे की मकबूलियत ज़मीन पे आ गई थी और जिस जमात की मकबूलियत आसमान को छू रही थी, नवाज शरीफ की, एक अरेंजमेंट के तहत उस वक्त भी, और ये सारे बाजवा साहब हों, फैज साहब हों, ये सारे एक पेज पे थे और इन्होंने मिल के वो माहौल बनाया और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। और अदम एतमाद की तहरीक के वक्त भी वो इकट्ठे थे और उसके बाद भी भले उसको मीर जाफर, मीर सादक कहते रहे, मगर छुप के रातों को क्या इमरान खान अदम एतमाद के बाद भी बाजवा साहब से नहीं मिलते रहे, फैज साहब से नहीं मिलते रहे? बनाए ना कमीशन उस पर। और जो ज़ुबैर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, बनाए ना कमीशन इस पे कि नवाज शरीफ की 2017 के बाद एक भी मुलाकात साबित कर दें जनरल बाजवा से, तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए सियासत को खैरबाद कह दूंगा और माफ़ी मांगूंगा पूरी कौम के सामने। आपके ख्याल में अब सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या तजावीज़ है आपके पास, क्या हल है? अब हम शिकायतों के अंबार तो लगाते रहेंगे, मसाइल के हल की तरफ कैसे जा सकता है, क्या तजवीज़ करेंगे? देखें, आज एक बात हुई है और असेंबली में कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जाए। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पढ़ें और 9-10 मई की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करें ताकि कौम भी पढ़े, फिर सारा सच बोलें। फिर ये ना कहें कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कौन कहता नहीं पढ़नी चाहिए, मैं भी कहता हूं पढ़नी चाहिए, मगर मैं साथ ये भी कह रहा हूं 9-10 मई की रिपोर्ट भी पढ़ें कि पाकिस्तान के अदारे को किस तरह तकसीम करने की बात की गई और इसका हल क्या है। अब देखें, इसका हल ये नहीं है कि बजट पे बैठ जाएं और कहें कि मेरे हल्के की डेवलपमेंट कम है, उसके हल्के की ज़्यादा है। असल इसका हल ये है कि आप एक कमीशन बनाएं। अदारा भी कहता है, अदारों में बैठे लोग भी कहते हैं, सियासी जमातें भी कहती हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो भाई 2014 से बना लें और देखें कि 2018 में RTS किस तरह बंद हुआ और फॉर्म 47 की बात करते हैं 2024 की, उसको भी एड्रेस किया जाए और फिर ये देखा जाए कि आप मुस्लिम लीग नून को हुकूमत तो देते हो एक अरेंजमेंट के तहत 2024 के इंतखाबात के नतीजे में, मगर नवाज शरीफ का रास्ता क्यों रोका जाता है? नवाज शरीफ को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जाता है? क्यों 2/3 अक्सरियत से रोका जाता है मुस्लिम लीग को हमेशा? क्यों नवाज शरीफ को निकाला जाता है और फिर आने नहीं दिया जाता? क्यों नवाज शरीफ को इक्तदार से रोका जाता है? किस अरेंजमेंट की आप बात कर रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब? इसको जरा एक दफा फिर एलैबोरेट कर दें, किस अरेंजमेंट की आप बात कर रहे हैं? मैं मुबशर हाशमी साहब, ये अरेंजमेंट था कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उससे पहले 8 दिनों में 3 सजाएं देना, ये एक अरेंजमेंट था कि आप 9-10 मई के जो मनसूबा साज थे, जो सहूलतकार थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनको लोगों के सामने नंगा ना करना, उनके नाम ना आने देना और आप बार बार उसको मजलूम शो करते रहना। आज भी ये बात कह रहा हूं कि 2 चीजें कौम के सामने रख दें और इलेक्शन करवा दें। सामने ये चीजें रखें कि सादक और अमीन उसको एक, जिसको जनरल बाजवा प्ले बॉय कहते थे, वो प्ले बॉय को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट देना क्यों जरूरत थी? इस बारे में
आपकी क़यादत मान जाएगी? आप ये अगर मुतालबा उनके सामने रखते हैं कि री इलेक्शन करवाया जाए, तो क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत तैयार है री इलेक्शन के लिए? अच्छा मुबशर, मुझे ये यार बता दें कि कब तक आप इस अदम इस्तेहकाम का, सियासी अदम इस्तेहकाम का, मुआशी अदम इस्तेहकाम का, आप अमन के हवाले से दुनिया आपको कह रही है कि आप ये देखें कि 2014 में भी यही इन्वेस्टमेंट जो आज चीन बात कर रहा है, यही इन्वेस्टमेंट करने आए थे तो उनके रास्ते में धरना दिया गया था। क्यों दिलवाया गया था और किसने दिया था? ये सारी चीज, और आज भी अगर आप ऑपरेशन रोकने की बातें कर रहे हैं और कौन सी जमात कर रही है, आज भी ये सारी चीजें कौम के सामने रखनी चाहिए। और ये रखनी किसको चाहिए? जो सादक और अमीन का सर्टिफिकेट किसी के हाथ में, तो अगर ये तजावीज़ आप सामने रखते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक ये राय भी हो सकती है कि आप इलेक्शन हार गए थे अपना, तो वो ज़ाती आपका ओपिनियन समझ लेंगे, मियाँ जावेद लतीफ़ का ज़ाती ओपिनियन है कि री इलेक्शन हो? मुबशर, मैं अपने इलेक्शन पे इसलिए बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत सी बातें कर चुका हूँ, सबूत के साथ कर चुका हूँ। एक उसी अदारे से जिसके अदारे में बैठे लोगों से मुझे शिकायत थी, जिन्होंने मेरा इलेक्शन का नतीजा बनाया, उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने रिपोर्ट की और रिपोर्ट मेरे इल्म में है कि उन्होंने कहा कि जो जवेद लतीफ़ ने सबूत दिए हैं वो दुरुस्त हैं। मुझे तो एक अरेंजमेंट के तहत हराया गया। आप बात यह है कि मैं अपनी बात पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, मेरी बात बहुत छोटी है। मुझे पाकिस्तान से गर्ज है जिसके लिए मैं सियासत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।